नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, कई वीडियो पे मेरी एक रिक्वेस्ट में देखने को मिल रही है मुझे कि एस्थमा पे भी कोई वीडियो बनाइए, एस्थमा का कोई कॉम्बिनेशन या कोई मेडिसिन जिससे ये जो सांस की समस्या है जिसको दमा भी बोलते हैं, इससे निजात मिल सके, इससे राहत मिल सके और एक विदाउट साइड इफेक्ट, क्योंकि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, विदाउट साइड इफेक्ट नेचुरल रेमेडी से हम कैसे एस्थमा से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में एस्थमा क्या है और ये कैसे डेवलप होता है। एस्थमा एक क्रोनिक सांस की बीमारी है जिसमें जो हमारी सांस की नली होती है, एयरवेज जो होते हैं या ब्रोंकाई जिसको हम बोलते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयरवेज है, जो हवा को, जो सांस को, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक लेके जाती है, वो संकरी हो जाती है, थोड़ी अंदर के ल्यूमन उसका नैरो हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो इन्फ्लामेशन ही है और इन्फ्लामेशन के पीछे एलर्जी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमें देखने को मिलता है। इसको थोड़ा अगर डिटेल में हम समझें तो आप समझिए, मान लो किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी है, सपोज डस्ट से या पोलन से एलर्जी है, तो जो वो फर्स्ट टाइम उसके एक्सपोजर में आएगा तो उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन क्रिएट करती है। वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ही वहाँ पे जो एलर्जिक कंडीशन है उसको क्रिएट करता है। उसमें कुछ सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के नंबर ऑफ फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो फिर एस्थमा को समझना और उसके ट्रीटमेंट और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, इसमें केवल ट्रीटमेंट ही नहीं, नॉर्मली अगर एस्थमा को आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आप, अगर खुद परेशान है तो इसको बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। एयरवे का इन्फ्लामेशन या सांस की नली का जो इन्फ्लामेशन या सूजन भी जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है। उसको आप समझिए, जब कोई जो एलर्जिक सब्सटेंस है उसके संपर्क में वो मरीज या पेशेंट आएगा तो उसकी इम्यूनिटी एक वहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट करेगी जिससे सांस की नली में सूजन होगी और वो वहाँ से कुछ म्यूकस भी सिक्रेट होगा। जो इनर लाइनिंग होती है हमारी एयरवेज की, उससे म्यूकस भी सिक्रेट होने लगता है। म्यूकस मतलब गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। एक तो नली में सूजन आ गई, वो संकरी हो गई, ऊपर से वो म्यूकस भी सिक्रेट हो रहा है। म्यूकस सिक्रेट होने पे वो सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है और घर घर सीटी बजने जैसी आवाज़ भी वहाँ पे देखने को मिलती है। इस इम्यूनिटी के रिएक्शन को अगर हम समझें तो इसमें हमारी इम्यूनिटी सेल्स, खासकर जो टी हेल्पर सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बी सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनके एक्टिवेट होने से फिर वहाँ पे एक मास्ट सेल होती है, ये भी हमारी इम्यूनिटी का पार्ट होती है। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का जो रिलीज है वो होने लगता है, खासकर जो हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन के वहाँ पे रिलीज हो जाने से और ज़्यादा म्यूकस भी सिक्रेट होता है और इम्यूनिटी जो रेस्पॉन्स है वहाँ पे और इंटेंसिव हो जाता है और तेज हो जाता है। तो मेनली हम देख रहे हैं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन है जिससे इन्फ्लामेशन हो रही है, हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर कर रही है हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और वहाँ पे ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन का एक जो पूरा प्रोसीजर है वो देखने को मिलता है। ये एक पूरा फ्लो है जिसमें एस्थमा डेवलप होती है, लेकिन ये एकदम से डेवलप नहीं होती, ये धीरे धीरे एलर्जिक सिचुएशन बनती है। पहले रनी नोज, बार बार जुकाम होना, ठीक है, और एलर्जन के संपर्क में बार बार जाने से एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होना, फिर ये धीरे धीरे क्रोनिक होके फिर ब्रोंकियल एस्थमा में ये कन्वर्ट हो जाती है, एलर्जिक एस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली एलर्जिक ही ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, जिसमें कोई एलर्जन से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। कोई ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं। अब ट्रिगर पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स ही है। अगर कोई पेशेंट है और वो जान ले, समझ ले कि उसकी एस्थमा कैसे ट्रिगर होती है, किन कंपोनेंट से या किस फैक्टर से संपर्क में आने से उसका जो एस्थमेटिक अटैक है वो बढ़ जाता है या ट्रिगर हो जाता है, उसी के बेस पे मेडिसिन का सिलेक्शन भी है, उसी के बेस पे आप अपनी एस्थमा को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे किसी को डस्ट से ट्रिगर करता है, किसी को पोलन से ट्रिगर करता है, परागकण जो होते हैं, किसी को धुएं से ट्रिगर होता है, किसी को ठंडी हवा से, किसी को ठंडे पानी से ट्रिगर होता है, किसी को स्मेल से, और किसी को डैम्प वेदर से, यानी कि जो नमी वाली स्थान होता है, नमी वाली जगह होती है, या मौसम में ही नमी आ जाए। ये ट्रिगर पॉइंट्स है, ये बहुत ज़रूरी है। इनको देख के अगर मैनेज कर लिया तो समझिए
50% अस्थमा आपने, 50 से भी ज़्यादा आपने अस्थमा मैनेज कर ली। केवल उन ट्रिगर पॉइंट्स को अवॉइड करके चलना है। जैसे डैम्प वेदर है, डैम्प वेदर में प्रिवेंटिव मेजर लीजिए, मास्क का यूज़ करिए और नमी वाली जगह जाने से बचिए। इसके अलावा मेडिकेशन भी मैं बताने वाला हूँ आपको। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा मदर टिंचर का, और 5 आपको मैं मेडिसिन बताऊंगा पोटेंसी की। उनमें से कोई एक मेडिसिन जो भी आपके साथ सुटेबल हो वो सिलेक्ट करनी है, और आप देखिए अस्थमा कितने अच्छे तरीके से आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। इवन लगभग ठीक होने की स्थिति जैसी पे आप पहुंच जाएंगे। जब भी मौसम चेंज होता है तब उस मेडिसिन को जरूर लीजिए। मैं तो बोलूँगा लगातार कुछ दिन तक लीजिए, और मौसम चेंज होने पर तो जरूर वापस उसको स्टार्ट करिएगा। तो ये तो हो गए कारण और ट्रिगर पॉइंट। अब हम पहचाने कैसे कि किसी पर्सन को या फिर हमें अस्थमा है या नहीं है, दमे की स्थिति है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका कोई ट्रिगर पॉइंट होगा जरूर। जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट या कोई वो सब्सटेंसेस है उसके संपर्क में आएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, वीजिंग साउंड आएगा। पेशेंट हमारे पास आता है, कई बार तो खुद ही बता देता है कि उसको छाती में उसकी चेस्ट में सीटीसी बजती है, विस्लिंग साउंड उसको नजर आती है, वीजिंग सरसराहट जैसी जो आवाज़ है वो उसके सांस से, ब्रोंकियल से जो है देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस थोड़ा जल्दी जल्दी लेगा ऐसे पेशेंट। नॉर्मली वो सांस नहीं लेगा, वो थोड़ा जल्दी से सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ऐसा लगेगा छाती पे जैसे कोई दबाव हो, ऐसा उसको महसूस देगा। और थोड़ा सा काम करने से ही, थोड़े से एक्सरसाइज से ही उसको सांस फूलने लगेगी। ये नॉर्मल स्थिति है। हालांकि दिल की समस्या में भी ऐसे काम करने से सांस फूलती है, लेकिन वहाँ पे ये वीजिंग सीटी जैसी साउंड नहीं आती है। हालांकि कफ, हार्ट की समस्या में भी हो सकता है ड्राई कफ, लेकिन वो सब अलग है, उसको समझा जा सकता है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आराम से किया जा सकता है, क्योंकि अस्थमा में एक ट्रिगर पॉइंट है, वो तो केवल चलने से, काम करने से बढ़ रहा है। अस्थमा में डैम्प वेदर से या डस्ट से, ऐसी चीज़ों से भी ट्रिगर पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहले मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। एक रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर दोबारा आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 500 लाइक चाहिए, 500 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए। और कमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब देने की कमेंट्स में ही। एक बात। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो साथ में बेल आइकन होता है, उस पर प्रेस करिए, ताकि जितने भी वीडियो आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में पब्लिश करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। अब 5 मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करना है या प्रिपेयर करवाना है, जिसमें जो पहला मदर टिंचर है वो है स्पीडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा वैसे तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इंक्रीज करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा, और जो ऑक्सीजन की रीच है फेफड़ों तक और बाकी ऑर्गन तक, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो पहला मदर टिंचर एस्पिडोस्पर्मा। सभी मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। दूसरा मदर टिंचर है ब्लाटा ओरिएंटलिस। यह भी बहुत खास मदर टिंचर है अस्थमा के लिए, खासकर डस्ट से, धूल से जिसको एलर्जी है, धूल से जिसको अस्थमा ट्रिगर करती है, उसके लिए तो टॉप मदर टिंचर है। और ब्रोंकियल्स को चौड़ा भी करता है। ब्रोंकियल्स एक तरीके से डायलेटर का काम भी रेमेडी करती है, ब्लाटा ओरिएंटलिस। इसको भी हमें मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है। तीसरा मदर टिंचर है एरियोडिक्टेन। ये थोड़ा सा रेयर मदर टिंचर है, बहुत ज़्यादा यूज़ आप नहीं देखेंगे, लेकिन ये म्यूकस जब अस्थमा में होता है, यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वीजिंग साउंड ज़्यादा आती है, सरसराहट ज़्यादा लगती है, इन्फ्लामेशन के बाद म्यूकस का सिक्रेशन है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है। क्यू लिखा हुआ मिलता है मदर टिंचर में, तो मदर टिंचर फॉर्मेट में इसको भी इंक्लूड करेंगे। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है अरेलिया रेसिमोसा। खासकर स्प्रिंग जो मौसम होता है ना, स्प्रिंग जो उसमें जिन लोगों को अस्थमा यानी कि पोलन से दिक्कत है, स्प्रिंग में अलग अलग टाइप के पोलन भी और खुशबू भी बहुत सारी मौसम में रहती हैं। कुछ छोटी सी माइक्रो टाइप की स्मेल मौसम में देखने को मिलती है। कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है ऐसे लोगों को, और एक दबाव छाती पे महसूस देता है। लेटने से इनकी तकलीफ बढ़ जाती है, बैठना ही पड़ता है, लेटने से तकलीफ बढ़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन, दबाव फील हो रहा है। और स्प्रिंग के मौसम में
ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लेटने में तकलीफ बढ़ रही है और गले में ऐसा लगता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल अटका हुआ है। ये इसके स्पेसिफिक सिम्टम रहते हैं। अरेलिया रेसिमोसा को भी इसको मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है। पांचवा और लास्ट मदर टिंचर है इफेंड्रा। ये एक अच्छा ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी कि जो हमारी ब्रोंकियल्स हैं उनको चौड़ा कर देता है, जो ल्यूमन छोटा हो गया उसको कम करेगा। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स पे काम करके इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को रिड्यूस करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, खासकर थ्रोट और लंग्स, ब्रोंकियल हमारी और जो लंग्स हैं उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। माइक्रो लेवल पे, एल्वलाई लेवल पे जाके भी इसकी फंक्शनिंग हमें देखने को मिलती है। ये हमारा पांचवा मदर टिंचर था। पांचों मदर टिंचर को आप इक्वली मिक्स कर लेंगे। मान लो 20 ml, एवरी मदर टिंचर को 20 ml आप ले लेंगे तो ये आपका 100 ml का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसको लेना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो इसके बाद 5 आपको पोटेंसी वाली मेडिसिन बताऊंगा उनमें से सिम्टोमेटिकली कोई एक सिलेक्ट करनी है। इसको लेने का तरीका सबसे बढ़िया, 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर, 15 बूंदे शाम को, आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में या थोड़े से हल्के से गर्म पानी में डाल के इसको लेना है। खाना खाने के पहले लें, खाली पेट लें, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, खाली स्टमक से में ही जो मदर टिंचर है वो ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से काम करता है। आप देखेंगे ये ऐसा मदर टिंचर है, इसको लेते ही असर होता है। इसको लिया और आधे घंटे से 40 मिनट में पेशेंट को रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कॉम्बिनेशन एक माइल्ड सिडेटिव की तरह भी काम करता है। रात को जैसे विजिंग साउंड है, नींद नहीं आती है, तो ये ब्रोंकियल्स को चौड़ा करेगा और एक अच्छी नींद भी पेशेंट को इससे आती है। बहुत अच्छा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं पोटेंसी वाली या पावर वाली जो मेडिसिन है वो कौन सी हमें लेनी है। पहली मेडिसिन और सबसे टॉप और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जब बहुत बेचैनी पेशेंट को रहती है, बहुत दबाव छाती में फील करता है और आधी रात को या आधी रात के बाद समस्या एस्थमेटिक अटैक पेशेंट को देखने को मिलता है। पेशेंट लेटा होगा, उसको उठ के बैठना ही पड़ेगा, सोने के लिए लेट नहीं पाएगा, वो उसको कमर को सीधी करके ही बैठ के, कई बार तो बैठे बैठे ही वो सोएगा। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह ऐसे पेशेंट को इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको देना है। याद रखना इन 5 में से कोई एक लेनी है, सभी नहीं लेनी। वो कॉम्बिनेशन है और इनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है। मेडिसिन तो और भी बहुत हो सकती है इस्तेमाल की, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एक्सपोजर टू कोल्ड से एग्रावेशन होता है। ठंडी हवाओं से या ठंडी से ये चीज़ें बढ़ जाती है और डैम्प वेदर में भी बढ़ जाती है। भूख कम लगती है ऐसे पेशेंट को, लीवर पे भी हल्का असर उसको देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीप पे आपको लेनी होंगी। कुछ दिन तक लगातार इसको लेना है, लगभग 1 से 2 महीने तक आप ले सकते हैं अगर आपके सिम्टम एग्जैक्टली मैच होते हैं। और मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आप 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक आपको लगे कि जो रिलीफ है आपका वो परमानेंट नहीं हो गया। उसके बाद भी जब भी मौसम चेंज होता है आपको मदर टिंचर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ऐसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जाने वाली समस्या नहीं है। आपको एक पूरे साल में 4 सीजन होते हैं, चारों सीजन में इसको लेना हो, कम से कम चारों सीजन में आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तीसरी मेडिसिन है स्पोंगिया टोस्टा या स्पोंजिया टोस्टा, जैसे भी प्रोनाउंस करें आप। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है पेशेंट को, ड्राइनेस है, पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की वो ड्राई लगती है, पूरा ट्रैक ड्राई लगता है, सूखापन है, खांसी भी सूखी आती है, एकदम ड्राई कफ आता है, लगातार एपिसोड चलते हैं सूखी खांसी के और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। स्पोंगिया टोस्टा या स्पोंजिया टोस्टा 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीप पे कुछ दिन तक लगातार आपको लेनी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिकॉक। एपिकॉक जिनको लगातार खांसी चलती है, प्रोडक्टिव कफ चलता है, सांस में घरघराहट बहुत ज़्यादा है, खड़खड़ जैसी आवाज़ लगती है जब आप चेक करते हैं, और कई बार खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है पेशेंट को, लगातार खांस के और फिर उल्टी। ऐसी स्थिति में एपिकॉक को 30 पोटेंसी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह और शाम, बस कुछ दिन तक लेंगे, साथ में मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। एंटीमोनियम टार्ट, लास्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट या एंटीम टार्ट जिसको बोलते हैं। इसमें पता क्या होता है, इसमें बलगम बहुत ज़्यादा है, पतला बलगम है, गाढ़ा नहीं है, चिपचिपा नहीं है, बहुत पतला बलगम है। जब स्टेथोस्कोप से आप चेक करेंगे पेशेंट को तो
जैसे बुलबुले फूटते हैं इस टाइप की आवाज़ पेशेंट के अंदर से आती है। घरघराहट जैसी आवाज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहती है इसमें, क्योंकि म्यूकस जो है वो बहुत पतला है, खांसी लगातार है लेकिन पतला बलगम पेशेंट का रहता है। ऐसे पेशेंट को आप ये मेडिसिन एंटीमोनियम टाट, ये भी 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह और शाम पेशेंट को दीजिए, साथ में मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। इन दोनों ट्रीटमेंट को लगातार कुछ दिन आप चलाइए और देखिए। साथ में जो ट्रिगर पॉइंट है वो जरूर ध्यान रखना है आपको, ट्रिगर पॉइंट को ध्यान रखिए और उससे अवॉइड करिए, और आप देखिए आप बहुत अच्छे से अपनी अस्थमा को मैनेज, प्रिवेंट, यहाँ तक कि लगभग ठीक होने वाली स्थिति में या ठीक होने वाली स्थिति में पहुँच जाएंगे। ये था हमारा आज का वीडियो, मोस्ट इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन फॉर अस्थमा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।